हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ लेके आए हैं। उसी में कुछ और आंदोलन बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे अहमदिया आंदोलन हो गया, देवबंद आंदोलन हो गया, ठीक। उसी में कुछ सामाजिक सुधार और बचे हुए, जैसे सती प्रथा के बारे में जानेंगे, ठगी प्रथा के बारे में जानेंगे। उसी समय शिशु वध बहुत अपनी चरम सीमा पे था, इसके बारे में जानेंगे। उसी समय नरबली प्रथा बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था, इसके बारे में जाने थे। दास प्रथा भी इसी समय बहुत चरम सीमा पर था। तो आइए आज हम इन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। जैसे अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन को गठित करने का एक उद्देश्य था, ठीक है। कहाँ पे गठित हुआ था, क्यों गठित किया गया था, इसके संस्थापक कौन कौन थे, इसको गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो किसी भी आंदोलन को जानने के लिए हमें 4 चीज़ें जानना आवश्यक होता है। पहला, इसकी स्थापना कब हुआ। दूसरा, कहाँ पे इसका स्थापना हुआ। तीसरी बात क्या होती है, इसके संस्थापक कौन होते हैं। और चौथी बात जो इसमें होती है कि इस संस्था को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में, किसी भी आंदोलन के बारे में जानने के लिए इतनी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे अहमदिया आंदोलन की बात ही कर लेते हैं। अहमदिया आंदोलन का जो स्थापना हुआ वो 1889 में हुआ, ठीक। कहाँ पे हुआ, पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद थे। अब बात कर लेते हैं, इतना तो एग्जाम में हो गया, बात कर लेते हैं, कभी पूछ लेता है कि इसको गठित करने का उद्देश्य क्या था। देखो, अहमदिया आंदोलन को गठित करने का जो एक उद्देश्य था वो इस्लाम के सच्चे स्वरूप को पुनः स्थापित करना, क्योंकि इस समय तक इस्लाम में काफ़ी कुरीतियाँ फैल गई थी, ठीक, काफ़ी बुराइयाँ आ गई थी। उसी को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन को गठित किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट करते हैं, ठीक है। क्या है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, ठीक। चलिए आइए बात करते हैं इसकी। हमने बताया किसी भी आंदोलन को जानने के लिए 5 चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। पहला चीज़ क्या हो गया, स्थापना की बात कर लेते हैं, ठीक। स्थापना कि अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब हुआ था। तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में हुआ था, ठीक। बात कर लेते हैं स्थान, ठीक, कहाँ पे ये गठित हुआ था। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अहमदिया आंदोलन का गठन कहाँ हुआ था, ठीक। तो ये पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब के गुरदासपुर में। पंजाब के गुरदासपुर में अहमदिया आंदोलन को गठित किया गया था। इसके संस्थापक का नाम क्या था। बात कर लेते हैं संस्थापक की, ठीक। संस्थापक का मतलब होता है कि इसको स्थापित किसने किया था। तो इसको स्थापित किसने किया था, मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन को गठित किया था। बात कर लेते हैं कि अहमदिया आंदोलन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। किसकी बात करेंगे, उद्देश्य की बात कर लेंगे इसी वक्त, ठीक। अहमदिया आंदोलन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस्लाम के सच्चे स्वरूप को पुनः स्थापित करना, ठीक। क्या था, इस्लाम के स्वरूप को, ठीक। क्या लिखेंगे, इस्लाम के स्वरूप को, इस्लाम के सच्चे स्वरूप को,
इस्लाम के सच्चे स्वरूप को पुनः स्थापित करना, ठीक। ये तो था अहमदिया आंदोलन का एक उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं, देखो अहमदिया आंदोलन में ही बताया गया है कि इन लोगों ने जिहाद का विरोध किया था, ठीक। क्या किया था? जिहाद का विरोध किया था, ठीक। जिहाद का विरोध किया था, ठीक। हम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया है, तो अहमदिया आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया है। देखो कोई भी जिसने स्थापित किया है तो अपने प्रचार प्रसार करने के लिए कोई पुस्तक, कोई पत्रिका ये जरूर लिखवाता था, उसी के माध्यम से अपने आंदोलन को दूर दूर तक प्रचार प्रसार करने का विचार आता था। चलिए आइए बात कर लेते हैं। गुलाम अहमद ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1880 में। कब? आइए बात करते हैं 1880 में गुलाम अहमद ने एक पुस्तक लिखी, ठीक। एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था बहरीन ए अहमदिया। क्या नाम था? बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया उस पुस्तक का नाम था जिस पुस्तक से इन्होंने अपना प्रचार प्रसार का कार्य आगे बढ़ाया। इसमें आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। क्या? इसमें आंदोलन ठीक, इसमें आंदोलन के सिद्धांतों, ठीक है, इसमें आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। इसे में, ठीक है, एक आपके एग्जाम के बेस से और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीहा कहा और मसीहा कहने के बाद खुद को उन्होंने श्री कृष्ण का अवतार बताया, ठीक। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीहा कहा तथा ठीक है, श्री कृष्ण का अवतार बताया। श्री कृष्ण का अवतार बताया।
ठीक, ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से थे जो अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला आंदोलन कौन सा था। हाँ, इसी में एक और महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका नाम था देवबंद आंदोलन। क्या नाम था? देवबंद आंदोलन। ठीक है, देवबंद आंदोलन। क्या नाम था? देवबंद आंदोलन। ठीक, आइए बात कर लेते हैं देवबंद आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। देखो, पहली बात तो देवबंद आंदोलन के अंतर्गत जो इसको गठित किया गया था वो सहारनपुर यूपी में गठित किया गया था। इसका जो संस्थापक थे, उनके संस्थापक का नाम था उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। इन लोगों ने मिल करके 1866 में सहारनपुर में इन्होंने एक स्कूल खोला और उस स्कूल खोलने का प्रमुख जो उद्देश्य था, इनका मानना था कि जो मुसलमानों में कुरान तथा हदीस है, ठीक, कुरान तथा हदीस की शुद्धि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ताकि देवबंद के मदरसों में, ठीक है, देवबंद के मदरसों में उलेमा आगे इस्लाम को प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को तैयार किया जाना था। विदेशी शासकों के विरुद्ध, ठीक, अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का नारा दिया। मतलब जिहाद को जीवित रखने के लिए अहमदिया आंदोलन ने विदेशी लोगों के विरुद्ध जिहाद की भावना को अपने अंदर जीवित रखा। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि देवबंद आंदोलन को कहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक, स्थान कहाँ पे? सहारनपुर। सहारनपुर जानते हो कहाँ पे है? सहारनपुर सहारनपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इसके संस्थापक में कौन कौन से लोग थे। ठीक, संस्थापक, ठीक, इसके संस्थापक में कौन कौन से लोग थे? देखो, इसके संस्थापक में उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी। क्या नाम था? उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी। मोहम्मद कासिम ननौतवी। ठीक, एक लोग और थे जिनका नाम क्या था? राशिद अहमद गंगोही। क्या नाम था? राशिद अहमद गंगोही। ठीक, राशिद अहमद गंगोही। इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1866 में, कब? 1866 में एक स्कूल खोला। ठीक, एक स्कूल सहारनपुर में खोला। सहारनपुर में खोला। ठीक, इतनी बात तो देवबंद आंदोलन के अंतर्गत आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं देवबंद आंदोलन को गठित करने का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक, बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। ठीक, देखो, देवबंद को गठित करने का प्रमुख जो उद्देश्य था, इनका ये मानना था कि जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान में जो पुस्तक है, इनकी पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान तथा हदीस की शुद्धि का प्रचार प्रसार करना। तो हम एक ही पॉइंट में लिख लेंगे कि मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की, ठीक है, मुसलमानों में कुरान
तथा हदीस, कुरान तथा हदीस, ठीक, मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्धि का प्रसार करना, की शुद्धि का प्रसार करना। ठीक, इतना तो हो गया उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ, इन्होंने विदेशी शासकों के प्रति, ठीक, जिहाद की भावना को जीवित रखा। एक पॉइंट और है, इन्हीं देवबंद मदरसों में, जो देवबंद आंदोलन था ये मदरसे के रूप में स्थापित किया गया था। इनमें एक शिबली नुमानी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समर्थकों में से एक था। ठीक, तो आप लोग शिबली नुमानी, ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो शिबली नुमानी है ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। जो शिबली नुमानी है ये देवबंद आंदोलन से इनका संबंध था। ठीक, शिबली नुमानी, ठीक, शिबली नुमानी का संबंध भी देवबंद आंदोलन से था। देवबंद आंदोलन से था। हो गया होगा आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इसमें से देवबंद आंदोलन से इतने ही पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आइए, हो गया, नोट कर लिए आप लोग, आगे बढ़े, मिटाएं इसको। ठीक है, चलिए आप लोग जब देखिएगा इसको तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उसको हाईलाइट करके लिखिएगा ताकि आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा खोजने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसी समय अपने चरम सीमा पर एक जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी, ठीक, या किसी के, ठीक, चलिए आइए बात कर लेते सीधा पॉइंट टू पॉइंट। देखो सती प्रथा की बात हम करने जा रहे हैं। किसकी? सती प्रथा की। अब बात करेंगे सती प्रथा है क्या चीज। देखो सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता में बैठाया जाता था। इसीलिए कहते थे कि पति के बाद पत्नी को सती होना ही पड़ता था। ये जब लॉर्ड विलियम इन्होंने ये देखा कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी सती होना पड़ता था, तो इन्होंने एक कानून बनाया। ठीक, आइए उसी के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में, ठीक, कब? 1829 में, ठीक, नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत, ठीक, नियम 17 के तहत सती प्रथा को बंद कर दिया। क्या किया? सती प्रथा को बंद कर दिया। सती प्रथा को बंद कर दिया। हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, पहले जब सती प्रथा को बंद किया गया तो इसे बंगाल में ही बंद किया गया, लेकिन इसके एक साल बाद, ठीक,
पहले बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ही इनका शासन सत्ता चल रहा था, ठीक। लेकिन बंगाल के बाद धीरे धीरे इन्होंने जब बम्बई और मद्रास पे भी कब्जा कर लिया, कब्जा तो पहले ही था, लेकिन इन्होंने शुरुआती दौर में बंगाल में सती प्रथा आंदोलन को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में नियम 17 के तहत इसको बंद कर दिया, ठीक। पहले बंगाल में लागू था और 1830 में बम्बई और मद्रास में भी लागू किया गया, ठीक। बस आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सती प्रथा को बंद किसने किया, तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक, 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक साल बाद पहले बंगाल में बंद किया गया, इस नियम कानून को लागू किया गया। इसी के एक साल बाद इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इस कानून को लागू कर दिया गया। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, ठगी प्रथा। उस समय ठगी प्रथा बहुत चल रही थी, ठीक। ठगी प्रथा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें आपसे बस कुछ नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि सती प्रथा को बंद किसने किया था, ठीक। अब ठगी प्रथा का दमन की बात कर लेते हैं, ठीक। ठगी प्रथा का दमन कब किया गया था? ठगी प्रथा का दमन 1830 में किया गया था। कब किया गया था? 1830 में, 1830 में, ठीक। ठगी प्रथा में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक अधिकारी को ठगी प्रथा को बंद करने के लिए नियुक्ति किया था। उस अधिकारी का नाम था कार्ल स्लीमैन, ठीक। कार्ल अधिकारी की नियुक्ति, जिसका नाम था कार्ल स्लीमैन। कार्ल स्लीमैन ने क्या किया कि ठगी प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। कभी कभी पूछ लेता है जब ठगी प्रथा को बंद किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, इसे भी नोट ही कर लेते हैं। उस समय गवर्नर जनरल जो था, ठीक, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। इस समय तक क्या हो रहा था कि जो देखो जो शिशुवध था ये मूलतः राजपूतों में प्रचलित था। ये लोग क्या करते थे, जो कन्या का जब जन्म होता था तब ये लोग जन्म लेते ही अगर देखा कन्या है तो इसको मार देते थे, ठीक। तो शिशुवध जो था ये मूलतः राजपूतों में प्रचलित था। अगर शिशु कन्या है तो इसको ये लोग मार देते थे, इसी को शिशुवध के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब गवर्नर जनरल जॉन शोर ने क्या किया कि 1875 में इन्होंने एक नियम बनाया, ठीक। नियम 21 के तहत, ठीक, नियम 21 के तहत इन्होंने क्या किया कि इसको साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया। लेकिन वेले जली के समय में 1802 में धारा 6 के तहत इसे शिशु हत्या को धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया, ठीक। बात करते हैं शिशुवध। शिशुवध, चलिए बात कर लेते हैं शिशुवध। देखो मूलतः राजपूतों में प्रचलित था, लिख लेते हैं, ठीक।
मूलतः ये राजपूतों में प्रचलित था। ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल जॉन शोर ने नियम 17 के तहत, ठीक, गवर्नर जनरल जॉन शोर ने गवर्नर जनरल जॉन शोर ने नियम 1795 में 1795 में बंगाल 1795 में बंगाल में, ठीक है, नियम 21 के तहत इसे 21 के तहत कुछ नियम कानून शिशुवध के तहत लागू किए गए। लेकिन वेले जली के समय में, ठीक है, लेकिन वेले जली के समय में, ठीक, नियम 1802 धारा 6 के तहत इसे साधारण हत्या माना गया और धीरे धीरे इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। आइए बात कर लेते हैं। इसी समय एक और प्रथा प्रचलित थी जिसका नाम था नर बलि प्रथा। क्या नाम था? नर बलि प्रथा। ठीक है, नर बलि। इसमें नरबलि प्रथा में, ठीक है, कुछ क्षेत्र या कुछ जनजाति समुदाय के लोग होते थे। ये लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए नर की बलि देते थे। ठीक, तो ये समाज में एक कुरीति के रूप में लगातार फैलता चला जा रहा था। तब अंग्रेजों ने ये सोचा कि भाई पुरुष नर को बलि देने का मतलब क्या होता है। अंग्रेजों ने एक इस पे कानून बनाया कि देखो, अगर आप किसी को खुश करने के लिए नरी की बलि देते हो तो आपके तहत ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धीरे धीरे करके नरबलि प्रथा समाप्त होती चली गई और अंततः कुछ समय बाद 1844-45 में ये प्रथा पूरी तरीके से भारत से समाप्त हो गई। ठीक, बात कर लेते हैं नरबलि प्रथा में। ये भारतीय समाज में ये प्रथा प्रचलित थी। कहाँ पे? भारतीय समाज में। भारतीय समाज में प्रचलित था। ठीक, ये कहाँ प्रचलित था? नरबलि प्रथा भारतीय समाज में प्रचलित था। हार्डिंग ने कैंपबेल, ठीक, लॉर्ड हार्डिंग ने गवर्नर जनरल थे। ठीक, हार्डिंग कौन थे? लॉर्ड थे। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग ने एक कैंपबेल नामक अधिकारी नियुक्त किया। क्या नाम था? कैंपबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति की। कैंपबेल नामक अधिकारी की लॉर्ड हार्डिंग ने नियुक्ति की। ठीक, और धीरे धीरे 1844-45 में, ठीक,
धीरे धीरे 1844 ऑब्जेक्ट 45 तक ये प्रथा समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक था दास प्रथा। आइए दास प्रथा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, दास प्रथा, दास प्रथा। ठीक, बात करते हैं दास प्रथा की। ठीक, दास प्रथा में क्या बताया गया है, जो गवर्नर जनरल एलन बरो ने, ठीक, क्या था, गवर्नर जनरल एरो बरो ने एक नियम बनाया था। कब बनाया था? 1843 में बनाया था। नियम 5 के तहत धीरे धीरे इन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन और इसके पीछे अगर हम चले जाएं तो फिरोज शाह तुगलक का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, दासों के व्यापार पर इन्होंने रोक लगा दिया था। उसके बाद और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसी के समय में, तो अकबर को भी आप लोगों ने सुना होगा। अकबर ने दास प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था और कॉर्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार को बंद करवा दिया था। धीरे धीरे दास प्रथा इसी तरीके से समाप्त हो गई थी। आइए पॉइंट लिख भी लेते हैं, क्योंकि लेक्चर सुनने से फायदा तब होता है जब आपको याद रहे। ठीक, आइए बात कर लेते हैं दास प्रथा। गवर्नर जनरल एलन बरो ने, गवर्नर जनरल एलन बरो ने, ठीक, गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 में, ठीक, कब, 1843 में एक नियम बनाया था। नियम 5 के द्वारा, नियम 5 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया। क्या किया? इसे, दास प्रथा को, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक, बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया था। रोक लगा दिया था। बात कर लेते हैं अकबर के समय की, तो अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। ठीक, अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आइए बात कर लेते हैं, कॉर्नवालिस ने ही 1789 में दासों के व्यापार को बंद कर दिया था। इसे भी नोट कर लेते हैं। कॉर्नवालिस ने दासों 1789 में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। था। ये था आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक,
अब हम एक अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें मजदूर आंदोलन होगा, निम्न जनजाति आंदोलन होगा, ठीक, किसान आंदोलन होगा। ये सब चीज़ों के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। थैंक यू।